नमस्कार साथियों, थोर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एचआर चौधरी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हॉर्टिकल्चर का नया टॉपिक लेके आपके बीच में उपस्थित हूं। टॉपिक का नाम है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का हिंदी में अर्थ होता है जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से परवर्धन। परवर्धन या फिर इसको कहा जाता है प्रसारण। क्या कहा जाता है? प्रसारण। परवर्धन या फिर क्या कहा जाता है? प्रसारण कहा जाता है। आगे ही बात समझ में। या फिर इसको कहा जाता है जनन। परवर्धन मतलब वर्धन कर रहा है अपने जैसे जीव में, वही क्या होता है? परवर्धन मतलब बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया साथियों क्या कहलाती है? परवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? परवर्धन कहलाती है। अपने समान नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया परवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? परवर्धन कहलाती है। आगे ही बात समझ में। अपने समान नया पौधा, बात कर रहे हैं किसके समान? अपने समान नया पौधा। अपने समान नया पौधा, नया पौधा यदि उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं परवर्धन। क्या कहते हैं? परवर्धन। परवर्धन की दो प्रमुख विधियां होती है साथियों। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विधियों की बात कर रहे हैं। परवर्धन की कितनी प्रमुख विधियां होती हैं? दो प्रमुख विधियां होती हैं। पहली कौन सी है? लैंगिक। इसको कहा जाता है लैंगिक को कहा जाता है साथियों सेक्सुअल। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल कहा जाता है। आगे ही बात समझ में। तो सेक्सुअल प्रोपागेशन को या प्रोपागेशन को दूसरे शब्दों में अपन साथियों कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन। क्योंकि जनन में भी तो यही होता है ना, दो जीव क्या करते? आपस में मेल करते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए आगे ही बात समझ में एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसी प्रकार से पौधों में भी होता है साथियों। नर भाग और मादा भाग आपस में मिलते हैं, वहां पे निषेचन की क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद में फ्रूट बनता है और उसी फ्रूट में क्या बनता है? बीज बनता है और उसी बीज से साथियों क्या तैयार होता है? नया पौधा तैयार होता है। क्या तैयार होता है? नया पौधा तैयार होता है। और यही प्रक्रिया क्या है? जनन वाली। जनन वाली और जनन में भी किसका? लैंगिक जनन। अपन जंतुओं के सापेक्ष बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं पादपों के सापेक्ष। तो पादपों के सापेक्ष मतलब लैंगिक परिवर्धन किसके द्वारा होगा? बीजों द्वारा होगा। यदि बीज द्वारा तू नया पौधा तैयार कर रहा है तो इसको लैंगिक परिवर्धन कहेंगे। अलैंगिक का दूसरा नाम होता है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आगे आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। इसको कहा जाता है कायिक जनन या इसको कहा जाता है वानस्पतिक परिवर्धन। क्या कहा जाता है? वानस्पतिक परिवर्धन साथियों। और जब बात करें अपन किसकी? वानस्पतिक परिवर्धन की, कायिक जनन की या वानस्पतिक परिवर्धन की, मेरे साथियों याद रखना वानस्पतिक परिवर्धन का मतलब कोई वानस्पतिक भाग, कायिक जनन का मतलब पौधे का कोई कायिक भाग, जनन वाला भाग नहीं। कौन सा भाग? कायिक भाग। कायिक भाग से यदि नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, नया पौधा बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे या कायिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे या कायिक जनन कहेंगे साथियों। कायिक जनन की मैं बात करता हूं पौधे के किसी कायिक भाग से या वानस्पतिक भाग से, मतलब साफ है, जड़ है, तना है या पत्ती है। आगे ही बात समझ में। जड़ है, तना है या पत्ती है या उसका कोई मॉडिफाइड रूप है, परिवर्तित रूप है या उनका कोई रूपांतरित भाग है, उनसे यदि क्या तैयार होता है? नया पौधा तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक परिवर्धन कहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या अलैंगिक परिवर्धन? हर चीज कहां से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है? यहां से हर कंपटीशन में पूछा ही पूछा जाता है। प्रोपागेशन से सारा सब कुछ निचोड़ लेकर आया हूं इस वाले लेक्चर के अंदर। मजा आ जाएगा आपको देख के, बस जुड़ते रहिए आप, आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। और देखो ये आया लैंगिक परिवर्धन। मैंने कहा था ना किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। कौन सा परिवर्तन? लैंगिक परिवर्तन। किसके द्वारा? बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
बीज द्वारा। सुनो लाभ क्या है इसके, इस लैंगिक जनन के लाभ क्या है और हानियां क्या है, यहां से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा ही पूछा जाता है। सुनो मेरी बात, इसका लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है। पहला, कम खर्च व आसानी से पौधा तैयार हो जाता है। अरे मतलब कुछ नहीं करना है, बीज को बोना है, बीज की बुआई करनी है, पौधा तैयार हो जाएगा। मतलब कम खर्च लग रहा है, लागत कम आ रही है और आसानी से पौधा तैयार भी हो रहा है। जब आप लेबोरेटरी में पौधा तैयार नहीं कर रहे हो, किसी अनुकूल परिस्थितियों में पौधा तैयार नहीं कर रहे हो, पौधा जो है आप बीज जमीन में बोते हो और स्ट्रगल करके जब पौधा पैदा होता है तो वो जैविक एवं अजैविक कारकों के प्रति क्या होता है, सहनशील होता है। क्यों? क्योंकि बीज जब जमीन में आप बोते हो तो जमीन का सीना चीरने के बाद में वो बाहर निकलता है, वातावरण की सारी परिस्थितियों को झेलता है और झेलते झेलते हो जाता है हर परिस्थिति के अनुकूल। इसलिए कहा जाता है कि लैंगिक परिवर्तन द्वारा यदि आप पौधा तैयार करोगे, यदि आप लैंगिक परिवर्तन के द्वारा पौधा तैयार करोगे साथियों, तो सुनना, उसके अंदर जैविक एवं अजैविक कारकों को सहन करने की क्या होगी, क्षमता होगी, सहन करने में सक्षम होगा। यह जैविक कारक और अजैविक कारक कौन से होते हैं? अजैविक कारक वो सारे कारक जिनमें जीव नहीं होता है, पौधे के वृद्धि के लिए जो भी एलिमेंट जरूरी होता है, जैविक एवं अजैविक दोनों जरूरी होते हैं। उनमें से बात करें अजैविक की तो वातावरणीय परिस्थितियां, तापमान की बात करें, आर्द्रता की बात करें, जमीन की बात करें, मृदा की बात करें साथियों, जल की बात करें, आ गई बात समझ में। ये सारे के सारे कौन से कारक होते हैं? अजैविक कारक होते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जैविक कारक कौन से होते हैं? सारे के सारे जीवित कारक कौन से? कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई वायरस है। यदि इस प्रकार के कारकों से पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है तो उनको क्या कहा जाता है? जैविक कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक कारक। और ये सारे के सारे कारक सहन करने की क्षमता किसमें होती है? लैंगिक परिवर्तन द्वारा तैयार किए गए पौधे में होती है, बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे में होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रजनन कार्य एवं किस्म सुधार सिर्फ किसके द्वारा संभव है? बीज द्वारा ही संभव है। प्रजनन कार्य एवं किस्म में किसी किस्म में सुधार करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा संभव है? बीज द्वारा। क्यों? क्योंकि बीज वातावरण की परिस्थितियों से लड़ करके विविधताओं को पैदा करते हैं और जब जब विविधता पैदा होती है इसका मतलब विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास की यदि बात करें, इवोल्यूशन की यदि बात करें तो उसमें किसका योगदान होता है? लैंगिक जनन का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? लैंगिक जनन का। देखो दोस्त, आप या मैं बिल्कुल मेरे मम्मी या पापा के बिल्कुल तो समान नहीं हूं ना। 99% में एज इट इज हो सकता हूं, लेकिन 1% भी मेरे अंदर कोई ना कोई वेरिएशन तो देखने को मिलेगा। वो किसकी बदौलत होता है? वो इसी लैंगिक जनन की बदौलत होता है। किसकी बदौलत होता है? लैंगिक जनन की। क्यों? क्योंकि दो गार्जियन के लक्षण, दो जनकों के लक्षण आ जाते हैं संतान के अंदर। लैंगिक परिवर्तन में भी ऐसा ही होता है कि इनके अंदर अलग टाइप के लक्षण कहीं ना कहीं आते हैं। इसलिए अगला बिंदु जब बात करेंगे तो किसकी? सरल विधि है और दीर्घायु वाले पौधे होते हैं। सरल विधि का मैंने आपको बता दिया कि आसानी से पौधे तैयार होते हैं। मतलब विधि कैसी है? सरल है। पौधों की उम्र क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। बीज द्वारा पौधा तैयार करते हो, बहुत बड़ी उम्र का होता है। आ गई बात समझ में। एक पपीता उगाते हो, कौन सा? एक पपीता उगाते हो देसी वाला, एक उगाते हो ताइवान वाला। फर्क होता है ना दोनों में। एक टिश्यू कल्चर वाला, उत्तक संवर्धन वाला उगाते हो, एक बीज से तैयार करके आप पपीता उगाते हो। उम्र किसकी ज्यादा होती है? उम्र ज्यादा होती है देसी पपीते की, जो किसके द्वारा तैयार किया है? आपने बीज के द्वारा तैयार किया है, टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किया गया, उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किया गया पपीते का पौधा। अगर बात करें तो उसकी एज क्या होती है? कम होती है। किसकी तुलना
तुलना में, बीज से तैयार किए गए पपीते की तुलना में तो पौधे कैसे होते हैं? दीर्घायु वाले होते हैं दोस्त। कैसे होते हैं? दीर्घायु वाले। आगे बढ़ो। प्रजनन कार्य एवं किस्म सुधार मैंने आपको बता दिया। कुछ फलदार पौधे जिनमें पाई जाती है बहुभ्रूणता। अब ये बहुभ्रूणता क्या होती है? बहुभ्रूणता को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें, आगे ही बात समझ में, पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें साथियों, इसका मतलब होता है एक से ज्यादा भ्रूण। एक से ज्यादा भ्रूण का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा भ्रूण का मतलब होता है साथियों सीधा सा कि दो भ्रूण है, और एक से ज्यादा का मतलब दो या दो से अधिक भ्रूण है। जितने भ्रूण होते हैं उतने के उतने बच्चे पैदा होते हैं। ये तो सुना होगा ना। अगर भ्रूण एक है तो बच्चा एक ही पैदा होगा। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण, और बहुत सारे भ्रूण मतलब बहुत सारे पौधों का जन्म होना। यहाँ पे इसका बहुभ्रूणता का मतलब होता है, सीधा सा सुनिए, कि एक बीज द्वारा दो या दो से अधिक पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात। बहुभ्रूणता किस किस में पाई जाती है? आम में, नींबू में, जामुन में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती है। याद रखना साथियों, आम की उत्तर भारत वाली किस्में कौन सी? आम की उत्तर भारत वाली किस्में, नॉर्थर्न रीजन की जो अपन बात करते हैं, हिंदुस्तान का आपके सामने इस टाइप का नक्शा है, ऊपर वाले भारत की बात करते हैं, वो तो सारी की सारी उत्तर भारत की किस्में इस आम की कैसी होती हैं? उत्तर भारत में जो आम की किस्में उगाई जाती हैं वो तो होती है एक भ्रूणीय। कैसी होती है? एक भ्रूणीय मतलब सिर्फ बात करते हैं किसकी? एक भ्रूण कोई पैदा करती है, मतलब एक गुठली से एक ही पौधा बनता है, एक ही पौधे का जन्म होता है। लेकिन बात करें किसकी? दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली किस्मों की, साउथ इंडिया के अंदर आम की जो जो किस्में उगाई जाती है उनमें पाई जाती है क्या? बहुभ्रूणता। क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। सुनो ध्यान से लाडलो, सुनो ध्यान से लाडलो, दक्षिण भारत वाली आम की किस्में कैसी होती हैं? बहुभ्रूणीय होती हैं। जामुन को तो देखा होगा, नहीं देखा तो अभी जामुन का सीजन खत्म हुआ है। 4, 8, 10 कहीं पे बीज मिले तो लेना, अभी जमीन में बो देना और देखना कि जहां पे एक बीज बोया था वहां पे 3, 4 पौधे एक साथ निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जामुन में पाई जाती है बहुभ्रूणता। ये का ये लक्षण देखने को मिलता है नींबू में भी। किसमें? नींबू में भी, जामुन में भी। आ गई बात समझ में? और याद रखना, मैंने आपको बताया कि लैंगिक प्रवर्धन के अंदर विविधताओं का क्या होता है? जन्म होता है। किसका? विविधताओं का जन्म होता है। मतलब जन्म लेने वाली संतान जो है वो बिल्कुल माता पिता के समान नहीं होती है, मातृ सदृश नहीं होती है। लेकिन अपवाद है साथियों, कौन? बहुभ्रूणता वाले। कौन? ये बहुभ्रूणता वाले। और ये बहुभ्रूणता वाले अपवाद क्यों है? क्यों? क्योंकि बहुभ्रूणता वाले पौधों में होता तो लैंगिक प्रवर्धन है, लेकिन जो संतानें पैदा होती है वो बिल्कुल मातृ पौधे के समान होती है। किसके समान? मातृ पौधे के समान होती है। बिल्कुल जो उसका गार्जियन था उसके सेम, उसका पेरेंट्स था उसके बिल्कुल सेम डीटो पौधा पैदा होता है। इस कारण से बात करते हैं किसकी? कुछ फलदार पौधों की जिनमें क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल आम, नींबू और जामुन। आम की बात करें, नींबू की बात करें और जामुन की बात करें, इनमें क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। अब तक के जो भी प्रश्न अपन ने यहां पे पढ़े हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुभ्रूणता किन किन फल वृक्षों में पाई जाती है? इन 3 में से कोई एक एग्जाम्पल ऑप्शन में दे देंगे, 3 कोई अन्य फ्रूट दे देंगे, तो जहां पे भी आम दिखे टूट पड़ना, नींबू दिखे टूट पड़ना और जामुन दिखे मतलब बहुभ्रूणता। क्या याद रखनी है? बहुभ्रूणता। पॉलीएम्ब्रियोनी किसके अंदर? आम के अंदर, जामुन के अंदर और नींबू के अंदर। किसके अंदर? आम के अंदर, जामुन के अंदर और नींबू के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगला पॉइंट, कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण नहीं हो पाता। अरे इसका महत्वपूर्ण लाभ यही है कि इस सृष्टि पे कुछ पौधे ऐसे ही हैं जिनका क्या नहीं होता, अलैंगिक परिवर्धन नहीं होता। अलैंगिक परिवर्धन का मतलब समझे? अभी समझाता हूं। अलैंगिक परिवर्धन का मतलब होता है कि किसी पौधे के कायिक भाग से, जड़ से, तना से या पत्ती से यदि आप नया पौधा तैयार कर रहे हो साथियों, तो उसको क्या कहा जाएगा? अलैंगिक परिवर्धन कहा जाएगा, या कायिक जनन कहा जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाएगा। आ गई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, ठीक है। जिनका वानस्पतिक प्रसारण, किसके वानस्पतिक प्रसारण नहीं हो पाता, मतलब अलैंगिक परिवर्धन नहीं हो पाता, उनमें नया पौधा यदि तैयार करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? इसी बीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन फल वृक्षों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि उनमें यदि अपने को नया पौधा तैयार करना है तो बीज की आवश्यकता होगी ही होगी। बात करें किस किस की? पपीता की, फालसा की, मैंगोस्टीन की, कागजी नींबू की, कागजी लेमन जो होता है, आ गई बात समझ में, उसकी बात कर रहे हैं। जामुन की, और जामुन के बाद में कॉफी, कॉफी की। इनमें किसके द्वारा परिवर्धन होता है? बीज द्वारा। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुभ्रूणता से। दूसरा प्रश्न, किन किन फल वृक्षों का परिवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, या सीड द्वारा ही वो नए पौधे को जन्म देते हैं? एग्जाम्पल, पपीता की बात करें, फालसा की बात करें, मैंगोस्टीन की बात करें, कॉफी की बात करें, जामुन की बात करें, इन सब के अंदर कागजी नींबू की बात करें, इन 6 फल वृक्षों के अंदर परिवर्धन किसके द्वारा होता है? सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज द्वारा। प्रश्न पहला, निम्न में से किस विधि द्वारा किस्म सुधार संभव है? तो याद रखना, लैंगिक परिवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? लैंगिक परिवर्धन द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुभ्रूणता किन किन फल वृक्षों में पाई जाती है? आम के अंदर, जामुन के अंदर और कागजी नींबू के अंदर। निम्न में से किन फल वृक्षों में केवल बीज द्वारा प्रसारण संभव है? या अपन बात करें किसके द्वारा? बीज द्वारा ही, या लैंगिक परिवर्धन होता है? आ गई बात समझ में? या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है? एग्जाम्पल की बात करें, पहला कागजी नींबू, पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन की बात करें। इसके अलावा किसकी बात करें? कॉफी की बात करें। किसकी बात करें? कॉफी की बात करें, कागजी नींबू की बात करें। ठीक है, सुनो, पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन, कागजी नींबू, जामुन और कॉफी, इनमें परिवर्धन किसके द्वारा होगा? बीज द्वारा होगा। 3 प्रश्न, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड की तरफ। सर इसके प्रॉफिट में से तो 3 प्रश्न बता दिए आपने, बता दिए, लेकिन इसकी हानियां क्या होती है? केवल बहुभ्रूणता वाले पौधों को छोड़कर जिसमें भी आप नया पौधा तैयार करोगे बीज द्वारा, सबके अंदर कोई न कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस कारण से बात करें किसकी? इसमें नए जन्म लेने वाले पौधे मातृ पौधे के सदृश नहीं होते हैं, मतलब ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि निम्न में से परिवर्धन की कौन सी विधि है जिसमें पौधे ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं? लैंगिक परिवर्धन। प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया था? प्रश्न मेरे दोस्त जेईटी में यह पूछा गया था कि निम्न में से लैंगिक परिवर्धन की मुख्य समस्या क्या है? और उसके अंदर मुख्य समस्या यही थी कि इसमें पौधे ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं ट्रू टू टाइप? लैंगिक परिवर्धन के अंदर। सर इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? इसकी मेरे दोस्त इसलिए जरूरत पड़ती है, पौधा मातृ सदृश होना इसलिए जरूरी है। मान लीजिए लैंगिक परिवर्धन द्वारा पौधों के अंदर कोई ऐसा गुण आ गया,
मतलब एकदम हाई, ऐसी वैरायटी उसके कुछ उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होने की वजह से कोई एक ऐसा गुण आ गया, उस गुण के अंदर अपन परिवर्तन नहीं देखना चाहते। मान लीजिए क्रॉप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देने लग गई है, तो अब अपने को उस गुण को बनाए रखना है और अगली पीढ़ी में भेजना है। ठीक है, कोई भी अपन 0% वेरिएशन चाहते हैं तो अपने को जाना पड़ेगा अलैंगिक परिवर्धन की ओर। लैंगिक परिवर्धन की ओर इसलिए नहीं जा सकते, किस लिए नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते साथियों, क्योंकि लैंगिक परिवर्धन ही तो है जो विविधताओं को जन्म देता है। अपने को विविधता चाहिए ही नहीं, अपने को 0% वेरिएशन के साथ में नया पौधा बिल्कुल मातृ पौधे के सदृश होना चाहिए। तो किसकी तरफ जाओगे? अलैंगिक जनन की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? अलैंगिक जनन की तरफ जाओगे। सुनो, मातृ वृक्ष के समान नहीं होते हैं, पहली हानि। दूसरी चीज, आपने पपीता, आपने आम उगाया, एक गुठली रोपना, एक मार्केट से ग्राफ्टेड आम लाना, ग्राफ्टेड आम 2 या 3 साल की उम्र में फ्रूट देना शुरू, और उस आम को देखोगे 6-7 साल तक फ्रूट नहीं देता। इसका दूसरा लॉस क्या होगा कि लंबी अवधि के बाद फलन होता है। अरे मेरे दोस्त, जब लंबी अवधि के बाद में फलन होगा तो सुन लाडले, प्रबंधन के ऊपर भी क्या आएगा? अधिक आएगा। मतलब फल वृक्ष की सेवा ज्यादा दिनों तक करनी पड़ेगी। तो बात करें किसकी? खर्चे की। तो खर्चा लैंगिक परिवर्धन द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं उनमें ज्यादा आता है। विधि सरल होती है लेकिन ज्यादा आता है। और ज्यादा क्यों आता है? ज्यादा मेरे दोस्त इसलिए आता है कि बहुत लंबी अवधि के बाद में ये फल देना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। सुन अगली बात। अब देखो, मुख्य हानि इसकी यही है कि सर मैंने तो अंगूर खाया लेकिन अंगूर में तो बीज ही नहीं था, अब उसका परिवर्धन कैसे करेंगे? तो ये इसने तो हाथ खड़े कर दिए लैंगिक परिवर्धन ने, तो कि जिसमें बीज नहीं बनेगा उसका मैं नया पौधा नहीं बनाऊंगा। तो फिर किसकी तरफ जाना पड़ेगा? अलैंगिक परिवर्धन की तरफ जाना पड़ेगा। और वही महत्वपूर्ण होता है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? निम्न में से कौन कौन से फल वृक्ष है? निम्न में से कौन कौन से फल है जिनमें बीज नहीं पाए जाते? अंगूर देखा, केला देखा, सहतूत देखा और पाइनएप्पल देखा। पाइनएप्पल का मतलब हिंदी में अनानास होता है। अनानास देखा, क्या देखा? केला खाया, ठीक है, अंगूर खाया, इनमें क्या बीज होते हैं? सहतूत खाया, तो अगर उसमें बीज देखें नहीं होते हैं तो ये इसकी मुख्य लॉस है कि जिन पौधों के अंदर बीज नहीं बनेंगे उनका परिवर्धन किसके द्वारा करेंगे? दोस्त सुनना, उनका परिवर्धन सिर्फ और सिर्फ वानस्पतिक परिवर्धन संभव है। कौन सा परिवर्धन संभव है? वानस्पतिक परिवर्धन संभव है। सुनो, अब और मजा आने वाला, आगे बढ़ो। अब देखो ये प्रश्न क्या पूछा जाता है? निम्न में से कौन कौन से फल वृक्ष हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं? बीज के लिए बात करें केला की, अनानास की, अंगूर की और सहतूत की। सर ऐसा क्यों होता है? इनमें पाया जाता है अनिषेक फलन, और अनिषेक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचन के फल का विकास होना। पार्थेनोकार्पी कहलाता है जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वह बीज नहीं बनेगा। जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, वहां पे बीज नहीं बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तथा इन्हें बीज द्वारा उगाना संभव नहीं है क्योंकि इनमें बीज बनते ही नहीं है। केला के अंदर, अनानास के अंदर, सहतूत के अंदर और केला के अंदर, अनानास के अंदर, अंगूर के अंदर और सहतूत के अंदर। आगे बढ़े, देखो मजा आ रहा है ना, अभी मजा और आएगा। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, लैंगिक परिवर्धन की मुख्य हानि यह है कि मातृ वृक्ष के समान जन्म लेने वाला नया पौधा नहीं होता है। किसके समान नहीं होता है? मातृ वृक्ष के समान नहीं होता है, मतलब ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। अगला यहां से प्रश्न, कौन कौन से फल है जिनमें बीज नहीं बनते हैं? तो ये 4 फ्रूट साथियों मैंने बता दिए। कौन कौन से? केला, अनानास, अंगूर और सहतूत की बात करें
साथियों, तो इनमें क्या नहीं बनते हैं? बीज नहीं बनते हैं। अर्थात इनका परिवर्धन सिर्फ किसके द्वारा संभव है? इनका परिवर्धन सिर्फ किसके द्वारा संभव है? संभव है सिर्फ साथियों किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ वानस्पतिक परिवर्धन के द्वारा, अलैंगिक परिवर्धन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। ये लो, अलैंगिक परिवर्धन आ गया। जिसका वेट कर रहे थे, जिसका इंतजार था, वही क्या मिल गया? देखने को मिल गया। परिभाषा क्या लिखी है कि अलैंगिक परिवर्धन का मतलब इसको कायिक जनन भी कहीं देखने को मिले, एक ही बात होती है। अलैंगिक जनन भी देखने को मिले, एक ही बात होती है। इसके अलावा वानस्पतिक जनन या वानस्पतिक परिवर्धन देखने को मिले तो मतलब ये किसका है? एक ही नाम है, किसका? अलैंगिक परिवर्धन का। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो, काम की चीज बताते हैं। पहला, अब इसके प्रॉफिट क्या है? क्योंकि पहले लाभ पढ़ते हैं, फिर हानियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हानियां। आ गई बात समझ में? क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एक आदमी में पॉजिटिविटी भी होती है, साथ में कुछ न कुछ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन अपने को क्या करना है? पॉजिटिविटी का ही लाभ उठाना है। पॉजिटिविटी को हिंदी में सकारात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मकता कहते हैं। सुनो मेरी बात, पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं, उसमें तो असमान होते। कुछ नहीं करना है। अलैंगिक परिवर्तन के लाभ वही होंगे जो लैंगिक परिवर्तन की हानियां होगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहां से। अलैंगिक परिवर्तन के लाभ वही होंगे जो लैंगिक परिवर्तन की क्या होगी? हानियां होगी। फलन क्या होता है? जल्दी होता है। क्या होता है? और जब फलन जल्दी होता है साथियों, तो इसको कहा जाता है प्रोकोशियस। क्या कहा जाता है? प्रोकोशियस। तो कभी आ जाए, प्रोकोशियस का मतलब क्या होता है? प्रोकोशियस का मतलब होता है फलन का जल्दी होना। प्रोकोशियस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोकोशियस। ठीक है, उसमें फलन देरी से हो रहा था, इसमें जल्दी हो रहा है। निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कैसे? अलैंगिक परिवर्तन के अंदर अपन एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम आएगा साथियों टॉप वर्किंग। क्या आएगा? टॉप वर्किंग, या इसको कहते हैं शीर्ष वर्किंग। टॉप का मतलब कोई सा भी पौधा है जो क्या हो गया है? अनप्रोडक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? अनप्रोडक्टिव हो गया है। उसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्टिव प्लांट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो किसके पास जाएंगे? टॉप वर्किंग के पास जाएंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये आम का पुराना पौधा है, इसने फल देना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं? इसकी कुछ शाखाओं का जो स्वस्थ शाखाएं हैं उनका क्या करेंगे? चयन करेंगे, ऊपर से हेडबैक करेंगे, नई शाखाएं लाएंगे कहीं ना कहीं से, जिनको सांकुर कहा जाएगा। उन शाखाओं को इसके अंदर कलम करेंगे या ग्राफ्टिंग करेंगे। दोनों में से कोई एक क्रिया करके उनको वापस बांध देंगे। बांधने के बाद में थोड़े दिनों बाद उसमें ग्रोथ शुरू होगी, और जब साथियों ग्रोथ शुरू होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर हो जाएगा साथियों क्या? उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर हो जाएगा कि जो आपने शाखा लाई थी उसके फल आने क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? टॉप वर्किंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? और तुझे दशहरी खाना है, दशहरी खाना है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रहता है। जब आप चित्तौड़गढ़ जिले में रहते हो, आम देसी उगता है, आकार छोटा होता है, गुठली छोटी होती है, गुठली बड़ी होती है, आम भी छोटा होता है और उसके अंदर भी बहुत सारी गुठली होती है। अब करना क्या है? करना यह है कि सर मुझे तो दशहरी खाना है या गुजरात का केसर खाना है।
तो आपको क्या करोगे, उसके अंदर ग्राफ्टिंग कर दोगे। मतलब केसर की शाखा लाके ग्राफ्टेड आम उगा लोगे। नीचे मूल वृंत के रूप में तो अपना देसी आम है, लेकिन उसके ऊपर केसर की कलम करने से, केसर से ग्राफ्टिंग करने से बात करते ऊपर आम आएंगे। वो कैसे आएंगे, केसर वाले आएंगे। तो देसी आम पे केसर पैदा करना सीख गए आप। आ गई बात समझ में। मतलब ये देसी आम निम्न श्रेणी का था, इसको उच्च श्रेणी में कैसे परिवर्तित किया, ग्राफ्टिंग के द्वारा। आगे पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ो मेरे साथियों। प्रबंधन आसानी से कैसे होता है, अभी मैंने बताया था कि वो तो एक तो बड़े आकार के फल होते हैं। कौन से, लैंगिक प्रवर्धन द्वारा जो भी फ्रूट आप तैयार करते हो, जो भी फ्रूट आप तैयार करते हो, आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए प्रबंधन आसानी से नहीं हो पाता। इसका आकार लिमिटेड होता है, साइज बढ़िया होती है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। और कम आयु में क्या देना शुरू कर देते हैं, फल देना शुरू करते हैं। तो प्रबंधन के ऊपर खर्चा भी कौन सी विधि के अंदर, अलैंगिक विधि के अंदर कम आता है। आगे बढ़ो। अरे भाई, जहां पे प्रॉफिट है वहां कहीं ना कहीं लॉस की रिस्क भी लेके चलना पड़ता है। जहां लाभ है वहां पे हानि भी हो सकती है। तो एक तो ये पौधे कम आयु के होते हैं, मतलब जल्दी निपट जाते हैं। आ गई बात समझ में। प्रजनन द्वारा फसल व किस्म सुधार संभव नहीं, क्योंकि फसल एवं किस्म का सुधार तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बीज द्वारा पौधा तैयार ही नहीं कर रहे, विविधताओं को जन्म दे ही नहीं रहे। क्योंकि अपन ने पहले प्रॉफिट में ही पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा तैयार होने वाले पौधे बिल्कुल मातृ पौधे के क्या होते हैं, सदृश होते हैं। क्या होते हैं, सदृश होते हैं, मतलब ट्रू टू टाइप होते हैं। आगे बढ़ो। जैविक एवं अजैविक तनावों को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है साथियों, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रगल करके पैदा नहीं होते हैं। इन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं देखा है। और बाहर की विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता किसमें होती है, जिसने संघर्ष देखा है। यही कहानी किस पे लागू होती है, पौधों पे लागू होती है। बीज द्वारा जब पौधा तैयार होता है तो जीवन में स्ट्रगल करके तैयार होता है, लेकिन सीधा साधा कलम लगा दी और तैयार कर दिया, उसने अपने जीवन में क्या नहीं देखा, स्ट्रगल नहीं देखा। इस कारण से जैविक एवं अजैविक तनावों को सहन करने की क्षमता थोड़ी कम होती है। किसकी तुलना में, बीज द्वारा या लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार किए गए पौधों की तुलना में। सुनो, आगे बढ़ो, मेरी बात सुनो। अब आता है अलैंगिक जनन के प्रकार, या अलैंगिक जनन किन किन टाइप से होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने जेईटी, आईसीआर, सुपरवाइजर, प्री पीजी, डबल एओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर से लेकर के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक एक न एक क्वेश्चन आगे टपकेगा ही टपकेगा। किससे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियों से। और सीधा पूछते हैं कि इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं। और यही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहली विधि कटिंग, ये कटिंग नहीं है, कटिंग है साथियों। क्या है, कटिंग है। सुनना मेरी बात आगे। कटिंग की बात करें, किसके द्वारा कटिंग का मतलब कलम द्वारा, समझाऊंगा हर चीज। दूसरी विधि ग्राफ्टिंग मतलब उरोपण, तीसरी लेयरिंग मतलब दाब कलम, चौथी बडिंग मतलब कलिकायन, और पांचवी अन्य विधियों के अंदर आएगी। कौन सी विधियों के अंदर आएगी, अन्य विधियों के अंदर आएगी। पानी पीते हैं, फिर एक एक विधि को पढ़ते हैं अच्छे से, मजा आएगा, आएगा मजा। क्या आएगा, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ, कटिंग की तरफ। किसकी तरफ, कटिंग की तरफ। अब देखो, सारा सिस्टम क्लियर है सामने। अब समस्या ज्यादा नहीं है, अब तो बस याद करना है कौन सा मेथड किसमें
प्रयुक्त होने वाला है, कौन से मेथड से किसमें परिवर्तन होने वाला है। ये लो, पहली विधि कटिंग नहीं है, ये कटिंग कलम द्वारा। किसके द्वारा? कलम द्वारा। कलम के अंदर पहली कटिंग 3 प्रकार की कलम होती है, बता देता हूं। एक तो आता है तना कलम, जो स्टेम द्वारा कटिंग होती है उसको तना कलम कहते हैं। दूसरी कटिंग साथियों कौन सी होती है? दूसरी कटिंग होती है जो किसके द्वारा? जड़ द्वारा। यदि नया पौधा तैयार कर रहे हो तो उसको रूट कटिंग कहेंगे, या जड़ कटिंग कहेंगे, या जड़ कलम कहेंगे। तीसरी, यदि पत्ती द्वारा नया पौधा आप तैयार कर रहे हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? पत्ती कलम कहेंगे या लीफ कटिंग कहेंगे। सुनो मेरी बात, पहला बढ़ते हैं तना कलम की तरफ। और तना कलम भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सुनो मेरी बात, पहला कौन सा आता है? हार्डवुड कटिंग। मेरे दोस्त, हार्डवुड कटिंग को हिंदी में कहते हैं कठोर काष्ठीय कलम। क्या कहा जाता है? ये लो, क्या कहा जाता है? कठोर काष्ठीय कलम या हार्डवुड कटिंग। कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त कटिंग के अंदर। क्या करना होता है? जो पौधा आपने तैयार किया है उसमें से हार्डवुड कटिंग किस किस में की जाती है? अंगूर के अंदर, अनार के अंदर, अंजीर के अंदर और गुलाब के अंदर। पहले से ही कोई पौधा है जो वृद्धि पूरी कर चुका है, फलन की अवस्था में काम कर रहा है, कुछ नहीं करना है, उसकी 12 महीने पुरानी शाखा का क्या करना है? चयन करना है। कितने महीने पुरानी शाखा की? 9 से लेकर के 12 महीने पुरानी शाखा का क्या करना है? चयन करना है। चयन करके 20 से 25 सेंटीमीटर माप के उसको क्या कर देना है? कट कर देना है। कट करने के बाद में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करना है। ये जो भूमि है, आ गई बात समझ में, ये भूमि का लेवल है, तूने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो मार्केट के अंदर सेरेडेक्स या रूटेक्स के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? रूटेक्स के नाम से मिलता है, जो जड़ बढ़ाने का काम, जड़ों के शीघ्र प्रस्फुटन के लिए या जड़ों के फूटान के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एक ऑक्सीन का एक प्रकार है। इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीन है। ऑक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर 2 है, आइए बैठिए। कौन से 2 है? आइए और बैठिए। IAA पहला होता है जिसको इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। दूसरा IBA होता है जिसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। कृत्रिम ऑक्सीन के अंदर 2 टाइप के ऑक्सीन होते हैं। कौन कौन से? एक तो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसको ना कहते हैं, NAA, ना मतलब नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। और दूसरा कौन सा है? 2,4-D। कौन सा है? 2,4-D। अभी वो पादप वृद्धि नियामक वाला चैप्टर पढ़ना बाकी है, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो, कठोर काष्ठीय कलम की अपन बात कर रहे हैं। शाखा कितनी पुरानी होनी चाहिए? क्या आपको पता है शाखा कितनी पुरानी होनी चाहिए? शाखा की उम्र मेरे दोस्त कितनी होनी चाहिए? 12 महीने पुरानी। कितनी पुरानी होनी चाहिए? 12 महीने। जिसने भोजन वगैरह करके बढ़िया कार्बोहाइड्रेट का संचयन करके रखा है, उस शाखा का करते हैं चयन। चयन करने के बाद में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी उस शाखा को काटते हैं। काटने के बाद में IBA में डुबोते हैं। IBA में डुबोने के बाद में 45 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर 2/3 भाग को, कितने भाग को? 2/3 भाग को जमीन में गाड़ देते हैं और 1/3 भाग को बाहर रखते हैं। 2/3 भाग को जमीन में गाड़ देते हैं और 1/3 भाग को जमीन से बाहर रखते हैं। अगर इसकी एवरेज लंबाई पूछी जाए कि कलम के अंदर हार्डवुड कटिंग में चयनित कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए,
तो 20 से 25 सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर। सुनो मेरे साथियों, रेंज में होगा तो 20 से 25 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन जाएगा, अन्यथा 22.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 22.5 सेंटीमीटर। आगे हार्डवुड कटिंग में चयनित कलम की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 22.5 सेंटीमीटर। सुनो अगली बात जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस कलम को कितने डिग्री एंगल पे लगाते हैं? 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। कितने डिग्री? 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आ गई बात समझ में, इस शाखा कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? तो शाखा 1 वर्ष या 12 महीने पुरानी होनी चाहिए और एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। इस शाखा का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, आगे बढ़ते हैं। अगली आती है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग को हिंदी में कहते हैं अर्ध कठोर काष्ठीय कलम। क्या कहते हैं? अर्ध कठोर काष्ठीय कलम। और सुनो मेरे दोस्त, अर्ध कठोर काष्ठीय कलम इसको किसमें कहते हैं? हिंदी में कहते हैं। कौन कौन से फल वृक्षों में काम में ली जाती है? अनार के अंदर, आम के अंदर, अमरूद के अंदर, नाशपाती के अंदर, लेमन के अंदर। सर ये तो कंफ्यूज कर गया, एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहा है, हम किसको याद करें? लास्ट में वो भी तो बताया जाएगा। ये विधि तो अपनाई जाती है इन सारे फल वृक्षों में, लेकिन मुख्य किसकी है? इसको भी क्या करना है? याद करना है। अंगूर के अंदर 2 विधियां काम में लेते हैं। पहला अंगूर, मुख्य विधि हार्डवुड कटिंग है और दूसरी विधि बडिंग के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है चिप बडिंग। किसकी बडिंग? कौन सी बडिंग? चिप बडिंग। आगे बढ़ते हैं। अनार की बात करें, किसकी बात करें? अनार की बात करें तो अनार के अंदर एक तो हार्डवुड कटिंग और एक सेमी हार्डवुड कटिंग की जाती है। या तो कटिंग ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो घूटी दाब होगा। घूटी दाब ऑप्शन में नहीं होगा तो उस जगह पे हवा में की जाने वाली लेयरिंग मतलब हवाई दब्बा होगा। क्या होगा? हवाई दाब होगा। आगे बढ़ो मेरे साथियों। अमरूद के अंदर आगे आएगी स्टूल या माउंट दब्बा, इसकी प्रवर्धन की मुख्य विधि है। इसके अंदर जो शाखा लेते हैं, चयनित जो शाखा होती है वो 6 से 9 माह पुरानी होती है। कितने माह पुरानी? 6 से 9 माह पुरानी, इसलिए इसको अर्ध कठोर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवुड कटिंग। कितनी पुरानी? 6 माह पुरानी। किस किस में? काजू की प्रवर्धन की मुख्य विधि और चाय के प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है? सॉफ्टवुड कटिंग है। कौन सी है? सॉफ्टवुड कटिंग। अगली आती है हर्बेसियस कटिंग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शाकीय कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकीय कलम। कौन कौन से पौधों के अंदर इसको काम में लिया जाता है? गुलदाउदी और कार्नेशन। कार्नेशन को हिंदी में गुलनार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलनार कहते हैं। और गुलदाउदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुलदाउदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुलदाउदी को कहते हैं क्राइसिंथेमम। क्या कहते हैं? क्राइसिंथेमम। तो गुलदाउदी और कार्नेशन में प्रवर्धन किसके द्वारा? हर्बेसियस कटिंग के द्वारा, शाकीय कलम के द्वारा। साथियों किसके द्वारा? शाकीय कलम के द्वारा। सुनो मेरी बात, शाकीय कलम क्या होती है? नई वृद्धि वाला एक प्रो होता है जिनमें बहुत सारी हरे रंग की पत्तियां हो, उसका उपयोग यदि प्रवर्धन में नया पौधा तैयार करने में कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है मेरे दोस्तों कि वो कौन सी कटिंग होगी? हर्बेसियस कटिंग होगी। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल है? गुलदाउदी और कार्नेशन। गुलदाउदी और गुलनार। गुलदाउदी और गुलनार। कौन कौन से? गुलदाउदी और गुलनार। चलो आगे बढ़ते हैं। कटिंग यहाँ पे क्या होती है? पूरी होती है। कटिंग यहाँ पे क्या होती है? पूरी होती है। आगे बढ़ो और मजा आने वाला है। चलो हेलो,
कौन सी कटिंग? अब आती है रूट कटिंग। कौन सी कटिंग? रूट कटिंग। मतलब जड़ कलम, जड़ को काट करके यदि उससे नया पौधा आप तैयार कर रहे हो मेरे दोस्तों, परवर्धन की कौन सी विधि होगी? जड़ कलम होगी। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस किस में जनरली इसको अपना सकते हैं? गुलाब के अंदर, आड़ू के अंदर, अमरूद के अंदर, लीची के अंदर। अगली आती है लीप कटिंग। इसको जड़ कलम कहते हैं साथियों, और लीप कटिंग को क्या कहते हैं? पत्ती कलम। क्या कहते हैं? पत्ती कलम। किस किस में? ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया में। एग्रीकल्चर के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप जेईटी की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो बायोलॉजी के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्न में से ब्रायोफिलम एवं बिग्नोनिया का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? लीप कटिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा? लीप कटिंग द्वारा होता है। सुनो मेरी बात मेरे साथियों, इस पत्तियां जो होती हैं, इन पत्तियों पे पाई जाती है अपस्थानिक कलिकाएं, और जब ये पत्ती वृक्ष से अलग होकर के नीचे गिरती है तो जितनी भी अपस्थानिक कलिकाएं होती है एक एक पौधा तैयार करती हैं, और इस प्रकार से नए पौधे का जन्म होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लिप कटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिप कटिंग कहा जाता है। आगे 2 प्रश्न नोट। क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर? बता तो दिया मैंने, एक पॉइंट नहीं बताया है कि कटिंग करने का, या बात करें कटिंग द्वारा प्रवर्धन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है मेरे दोस्त? नवंबर से लेकर के फरवरी तक सबसे बेस्ट उत्तम समय होता है। किसका? कटिंग या कलम लगाने का। आपसे पूछ ले कि कलम लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? कलम लगाने का सबसे उपयुक्त समय नवंबर से फरवरी है। कौन सा है? नवंबर से फरवरी। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कलम से तीव्र जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। मेरे साथियों, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का क्या नाम है? रूटेक्स। क्या नाम है? रूटेक्स। और रूटेक्स के नाम से कहां मिलता है? दुकान पर। कहां मिलता है? दुकान पर। सब्जी की दुकान पर नहीं मिलता है, किराने की दुकान पे नहीं मिलता है, किसान सेवा केंद्रों पर, या बात करें कहां पर? खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की जो दुकानें होती हैं उनके ऊपर क्या नाम से मिलता है? IBA, रूटेक्स के नाम से मिलता है। रूटेक्स का काम क्या है? IBA का काम क्या है? तीव्र जड़ प्रस्फुटन का कार्य। कलम में तीव्र जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? ये रूटेक्स। कौन सा? रूटेक्स। रूटेक्स तो इसका व्यापारिक नाम है। इसका कौन सा नाम है? ट्रेड नेम तो इसका क्या है? रूटेक्स है। और इसका जो कंटेंट है वो क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। आगे बढ़ो। क्या आती है? ग्राफ्टिंग। पहली कटिंग कंप्लीट हुई, आगे बढ़ते हैं। कौन सी? ग्राफ्टिंग। कौन सी? ग्राफ्टिंग। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं मेरे साथियों। अब देखो, बात किसकी कर रहे हैं मेरे दोस्तों? बात कर रहे हैं अपन ग्राफ्टिंग की। अब जल्दी खत्म होने वाला, अब मजा आने वाला है। ग्राफ्टिंग के अंदर पौधा 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो अपन क्या उगाते हैं? मूल व्रंत उगाते हैं। क्या उगाते हैं? मूल व्रंत। मेरे साथियों, इस मूल व्रंत को अंग्रेजी में कहा जाता है रूट स्टॉक।
क्या कहा जाता है? रूट स्टॉक कहा जाता है। मूल व्रंत को अंग्रेजी में कहा जाता है रूट स्टॉक, सांकुर को कहा जाता है सायन। सुनो, देसी आम के ऊपर दशहरी वाली और केसर वाली कहानी सुनाई थी ना, इसमें क्या करते हैं? आपने देसी गुठली बोई, इससे पौधा बना, इससे पौधा बना, आ गई बात समझ में? इधर से केसर कहाँ गए? गुजरात गए, एक डाली को चयनित किया और उधर से केसर की डाली लेकर आए। उसके बाद में क्या किया? इसको यहां से काट दिया, काटने के बाद में यहाँ पे केसर की क्या लगा दी? डाली लगा दी मेरे साथियों। तो केसर की डाली जो आप लगाते हो वो तो क्या कहलाता है? सांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? सांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सांकुर कहलाता है। और बात करें किसकी? जो ये जड़ वाले भाग का निर्माण कर रहा है उसको कहा जाता है मूल व्रंत। जो आपका चित्तौड़गढ़ वाला देसी आम है वो तो क्या हो गया? मूल व्रंत हो गया। और जो ऊपर केसर की डाली लाई है, केसर की शाखा लाई है साथियों, वो क्या हो गया? सायन या सांकुर। तो पौधे का वह भाग जो जड़ तंत्र का निर्माण करता है या जड़ वाले भाग का निर्माण करता है मूल व्रंत कहलाता है। और वह भाग जो मूल व्रंत के ऊपर लगता है और बात करें वानस्पतिक वृद्धि करता है, वानस्पतिक वृद्धि करने के बाद में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस मूल व्रंत का न होकर के सांकुर का होता है, उसको क्या कहते हैं? सायन कहते हैं, सांकुर कहते हैं। जो मूल व्रंत के ऊपर लगता है, जिसके ऊपर फ्रूटिंग होनी है, जो वानस्पतिक वृद्धि कर रहा है उसको तो सायन कहेंगे। और जो नीचे निर्माण कर रहा है उसको क्या कहेंगे? जड़ तंत्र कहेंगे। उसको क्या क्या कहेंगे? रूट स्टॉक कहेंगे, मूल व्रंत कहेंगे। आ गई मूल व्रंत और सायन की चीज समझ में? तो परिभाषा लिखिए एक बार रूट स्टॉक की क्या होती है। लिखो, जो, लिखो जल्दी से, जो मूल व्रंत की लिखो, जो निम्न श्रेणी का या निम्न श्रेणी का एवं बीजू पौधा होता है, निम्न श्रेणी का एवं बीजू पौधा होता है, जो जड़ों का निर्माण करता है, जो जड़ों का निर्माण करता है। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे सायन सांकुर की परिभाषा। ये उच्च गुणों से युक्त, ये उच्च गुणों से युक्त मातृ एवं पैतृक पौधे के समान, मातृ या पैतृक पौधे के समान, मातृ या पैतृक पौधे के समान होता है तथा मूल व्रंत के ऊपर लगकर, तथा मूल व्रंत के ऊपर लगकर पौधे के वानस्पतिक भाग का, पौधे के वानस्पतिक भाग का निर्माण करता है, 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 सांकुर कहलाता है या सायन कहलाता है। सुनो मेरी बात, पहली आती है इनार्चिंग। इनार्चिंग को हिंदी में भेंट कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? भेंट कलम। सुन मेरे दोस्त, अपन आम से ही समझेंगे हर चीज को। इनार्चिंग मुख्यतः की जाती है चीकू के अंदर। आम में इस विधि को अपनाया जाता है प्रवर्धन के लिए, लेकिन कहां पे? दक्षिणी भारत में। कहां पे? दक्षिणी भारत में। तो इसके उदाहरण लिख दो, एक तो चीकू और एक लिख दो आम। इसके अलावा काजू वगैरह में भी की जाती है, लेकिन दो एग्जांपल अपने लिए बहुत है। चीकू का मुख्य रूप से प्रवर्धन बीजों द्वारा भी किया जाता है और इनार्चिंग द्वारा भी किया जाता है। दोनों चीज याद रखनी है। चीकू का प्रवर्धन बीजों द्वारा भी होता है और इनार्चिंग द्वारा भी होता है। आगे मैं टेबल के अंदर बता दूंगा इन चीज को भी। इनार्चिंग के अंदर क्या होता है मेरे साथियों? ये देखो, आपने इधर तो देसी आम उगा रहे हो, मान लीजिए ये चीज समझ लीजिए, ये देसी आम है और ये कौन सा है? केसर उगाया आपने यहाँ पे, ये उगाया, ये वृद्धि कर रहा है, ये इसकी शाखा हो गई, ये भी वृद्धि कर रहा है, ये इसकी शाखा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये शाखाएं बढ़ रही हैं। फिर देखते हो कि ये शाखाओं, इन शाखाओं की यहां से चाल हटा देते हैं, इसकी यहां से चाल हटा देते हैं, दोनों को आपस में बांध देते हैं।
बांधने के बाद में इसको भेंट कलम हिंदी में इसलिए कहा जाता है कि दोनों की सप्रेम यहाँ पे भेंट या मुलाकात कराई जाती है, बांध देते हैं। दोनों का जब जीव क्या हो जाता है मेरे साथियों, एक हो जाता है, यहां से कट करके अलग। मूल ग्रंथ तो देसी आम का, ऊपर मेरे साथियों आम लग रहे हैं किसके, केसर के। किसके लग रहे हैं, केसर के। क्लियर एग्जांपल। तो इनार्चिंग किसमें की जाती है, चीकू और आम के अंदर। चीकू और आम के अंदर। एक लाइन इनार्चिंग के अंदर स्टार मार्क लगा के जल्दी से लिखिए, लिखो जल्दी से। दक्षिण भारत में आम का प्रवर्धन, लिखो दक्षिण भारत में आम का प्रवर्धन। इनार्चिंग द्वारा किया जाता है। ये पहली इनार्चिंग कंप्लीट। आगे आती है कौन सी ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। इसमें कुछ नहीं करते हैं, ये मान लीजिए आपका मूल ग्रंथ है, क्या है मूल ग्रंथ है, यहाँ पे लाके थोड़ा सा कट लगा के ये नई शाखा को यहाँ पे एडजस्ट करके इस टाइप का कट लगा के बांध देते हैं मेरे साथियों। इसको वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि या सबसे प्रचलित विधि पूछ ली जाए कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। और वीनियर ग्राफ्टिंग की यदि साथियों बात करें, किसकी बात करें, वीनियर ग्राफ्टिंग की यदि बात करें मेरे दोस्तों, किसकी बात करें, वीनियर ग्राफ्टिंग की यदि बात करें, किसकी, वीनियर ग्राफ्टिंग की यदि जब बात की जाएगी मेरे दोस्तों, तो वीनियर ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है आम में और काजू में। स्टार मार्क लगा के लाइन लिखो, आम की प्रमुख प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि मेरे साथियों कौन सी है, व्यावसायिक विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है, व्यावसायिक विधि वीनियर ग्राफ्टिंग। सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली सबसे सरल एवं सबसे प्रचलित विधि। आगे बढ़ो। स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग, स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की साथियों यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसमें अपनाई जाती है, आम में अपनाई जाती है। बताते कुछ नहीं होता है, 8 से 15 दिन गुठली अंकुरित होने के बाद में उसके ऊपर क्या लाया जाता है, साइन लाके लगा दिया जाता है। उसको इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं या स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तत्कालीन एवं प्रभावशाली विधि, आम में प्रवर्धन की तत्कालीन एवं प्रभावशाली विधि के बारे में पूछा जाए मेरे साथियों तो क्या आंसर होगा, स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। उपयोग कहां करते हैं इसका, उपयोग तो इनार्चिंग का उपयोग तो कहां करते हैं, दक्षिणी भारत के अंदर। कहां करते हैं, दक्षिणी भारत के अंदर। और इस स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का उपयोग महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में करते हैं। कहां करते हैं, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। लिखो, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम में प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, इपिकोटाइल या स्टोन। दूसरा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तत्कालीन एवं प्रभावशाली। तत्कालीन क्योंकि 8 से 15 दिन में ही काम में ले लेते हैं। तत्कालीन एवं प्रभावशाली, तत्कालीन एवं आम में प्रवर्धन की तत्कालीन एवं प्रभावशाली विधि कौन सी है मेरे साथियों, स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है। आगे बढ़ते हैं जीबी ग्राफ्टिंग की तरफ। किस किस में करते हैं, सेब एवं नाशपाती में करते हैं। मूल ग्रंथ के ऊपर जीभ के आकार का चेक लगाया जाता है, इसलिए इसको जीबी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको जीबी या टंग ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। जीभ के आकार का क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। जीभ के विपरीत जीभ अंदर डाल दी जाती है, बांध दिया जाता है। कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई, जीबी ग्राफ्टिंग हो गई। किस किस में, सेब एवं नाशपाती में। किस किस में, सेब एवं नाशपाती में। और कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। अगला सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किस किस में करते हैं, सीताफल में, कटहल में, आम में, काजू एवं चीकू में। डबल ग्राफ्टिंग या इसको क्या कहा जाता है, दोहरी ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है, दोहरी ग्राफ्टिंग। प्रश्न तो नहीं पूछा जाता लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है कि डबल ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं। देखो मेरे साथियों, कई बार क्या होता है
कि मूलव्रंत एवं सांकुर के मध्यस्थता को बिठाने के लिए, मतलब दो आदमियों के मध्य झगड़ा हो रहा है, कोई तीसरा आके क्या कर रहा है, अंदर समझाइश करने का काम कर रहा है। यही काम किसमें होता है, डबल ग्राफ्टिंग में होता है। सायन और मूलव्रंत के कोई मेल मिलाप नहीं है, आपस में असेंसिले एक दूसरे के प्रति सूटेबल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये तो मूलव्रंत आपने उगाया, ये आपके पास सांकुर है, क्या है, सांकुर है, ठीक है, ये आपके पास सांकुर पड़ी है, ठीक है, इन दोनों के मध्य झगड़ा होता है, आपस में अच्छे से मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, तो इस जगह पे एक मूलव्रंत और लाया जाता है जिसको इसके ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर, मूलव्रंत के ऊपर एक और मूलव्रंत, और उसके बाद में सांकुर लगाया जाएगा। ये मध्यस्थता कर रहे हैं आपस में, इसलिए इसको डबल ग्राफ्टिंग या दोहरी कलम कहते हैं साथियों। आ गई बात समझ में। सांकुर एवं मूलव्रंत के मध्य सामंजस्य को स्थापित करने के लिए डबल ग्राफ्टिंग की जाती है। क्या की जाती है, डबल ग्राफ्टिंग की जाती है। स्टार मार्क लगा के लिख दीजिए, सांकुर एवं मूलव्रंत के मध्य सामंजस्य को स्थापित करने के लिए बीच में एक मूलव्रंत और लगा दिया जाता है। आ गई बात समझ में, जिसे डबल ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर सांकुर को जैविक एवं अजैविक तनावों के प्रति सहन करने की क्षमता भी कौन प्रदान करता है, ये डबल ग्राफ्टिंग करता है। ठीक है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपसे पूछ ले अमरूद में प्रवर्धन की मुख्य विधि माउंट या मतलब वो माउंट लेयरिंग होता है, आ गई बात समझ में, या स्टूलिंग दाब होता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि आम के अंदर आम की ग्राफ्टिंग की आधुनिक एवं कम समय में अधिक पौधे तैयार करने की कौन सी विधि उपयुक्त है, इस ग्राफ्टिंग में एक ग्राफ्टिंग आती है जिसका नाम है वेज ग्राफ्टिंग, और वेज ग्राफ्टिंग को अंग्रेजी में कहते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आंसर होगा। प्रश्न में जब तक स्पष्ट नहीं किया जाता है दोनों शब्द, आधुनिक एवं कम समय में अधिक पौधों को तैयार करने वाला, यदि नहीं कहा जाए तब तक अपने को नहीं छेड़ना है, तब तक माउंट या स्टूल, बूटीदार, एयर लेयरिंग, तीनों में से जो ऑप्शन है उसी को ये स्पष्ट करे तभी वेज ग्राफ्टिंग की तरफ जाना है, अन्यथा डेढ़ होशियारी अपने को नहीं करनी है। तो वेज ग्राफ्टिंग इसका आंसर कब होगा, जब प्रश्न में आधुनिक एवं कम समय में अधिक पौधे तैयार करने की विधि के बारे में साथियों जब पूछा जाएगा तो मेरी बात सुनना, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, वेज ग्राफ्टिंग या आधुनिक वेज ग्राफ्टिंग या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हो जाएगा। किसके अंदर, अमरूद के अंदर। किसके अंदर, अमरूद के अंदर। गुआवा, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। गरीब का सेब भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमरूद को। आगे बढ़ो, लेयरिंग या दब्बा लगाना, लेयरिंग या दाब लगाना, चौथी विधि की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ क्या रहे हैं, लेयरिंग या दाब लगाने के ऊपर बढ़ रहे हैं मेरे साथियों। लेयरिंग या दाब लगाने का मतलब होता है, सुनो मेरी बात, लेयरिंग या दाब लगाने का मतलब होता है कि पौधे से किसी भाग को अलग किए बिना, उसकी डाली को अलग किए बिना पौधे पर ही जड़ उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लेयरिंग या दाब कलम कहलाता है। पौधे से उसकी शाखा या टहनी को अलग तो नहीं करना है, लेकिन कृत्रिम रूप से जड़ को क्या करना है, उत्पन्न करना है। क्या करना है, उत्पन्न करना है। क्या कहलाता है, लेयरिंग या दाब लगाना कहलाता है। परिभाषा लिखो जल्दी से, लेयरिंग या दाब लगाने की मेरे साथियों, जल्दी से परिभाषा लिखो, लेयरिंग या दाब लगाने की लिखो। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को, क्या परिभाषा होगी इसकी, लिखो, मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे अलग किए, बिना उससे अलग किए कृत्रिम रूप से
कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न करने की प्रक्रिया, जड़ उत्पन्न करने की प्रक्रिया मेरे साथियों क्या कहलाती है? कहलाती है लेयरिंग या दाब लगाना। क्या कहलाती है? लेयरिंग या दाब लगाना। पहला आता है सिंपल लेयरिंग। क्या होता है? ये मान लीजिए आपका पौधा है, ये इसकी एक डाली है, इस डाली को क्या कर दिया जाता है? जमीन में झुका दिया जाता है, यहाँ पे मिट्टी डाल दी जाती है और यहाँ पे तो पानी नमी बनाए रखता है। कुछ दिनों बाद देखता है कि एक नया पौधा बन गया है। मेरे साथियों, जब नया पौधा बन जाता है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है और उस पौधे को सेपरेट जगह पे लगा दिया जाता है। यही क्या होती है? एक तरीके से लेयरिंग या दब्बा लगाना होता है। क्या होता है? लेयरिंग या दब्बा लगाना होता है। ठीक है, मुख्य रूप से लेयरिंग या दब्बा लगाना किन किन में अपनाया जाता है? अमरूद एवं अनार के अंदर अपनाए जाते हैं। किस किस के अंदर? ध्यान से सुनना, अमरूद एवं अनार के अंदर। किस किस के अंदर? अमरूद एवं अनार के अंदर। अमरूद की सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्धन की विधि आगे आ रही है, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। कौन सी? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। आ गई बात समझ में? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग में होता क्या है? ध्यान से सुनो। सुषुप्त कालिका के समय पौधे के तने को भूमि के पास से काट दिया जाता है। काटने के बाद में इसके स्पेगनम मॉस घास लगा दी जाती है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। यहाँ पे अपन नमी बनाए रखते हैं। आ गई बात समझ में? थोड़े दिनों बाद यहाँ से पौधे निकलते हैं, प्रत्येक पौधे को अलग कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। किसमें? अमरूद में अपनाई जाती है। इन दोनों के अंदर माध्यम के रूप में यह प्रश्न पूछा गया था जेड के अंदर कि इसके अंदर पूछा गया था। किसके अंदर? वायु दाब के अंदर। किसके अंदर? वायु दाब के अंदर। घुटी दाब कहो, वायु दाब कहो या मार्कोटेस दाब कहो या स्टॉलिंग या माउंड लेयरिंग के अंदर पौधे की जहां से अपन कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न करते हैं, वहां पे एक पदार्थ यूज में लिया जाता है, एक घास विशेष प्रकार की यूज में ली जाती है जो उसको पोषण प्रदान करती है और तीव्र जड़ प्रस्फुटन के लिए क्या करती है? प्रेशराइज करती है कि तू जड़ निकाल, जल्दी से यहां से तू जड़ निकाल। आ गई बात समझ में मेरे साथियों? उस घास का नाम क्या है? स्फेगनम मॉस घास। कौन सी घास? स्फेगनम मॉस घास। क्लियर है? स्फेगनम मॉस घास का उपयोग माउंड लेयरिंग एवं घुटी दाब में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? माउंड लेयरिंग एवं घुटी दाब में किया जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बता दिया मैंने आपको। घुटी दाब, वायु दाब या इसको मार्कोटेज लेयरिंग या चाइनीज लेयरिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि पौधे के ऊपर की जाती है। स्पेगनम मॉस घास को जो चयनित शाखा होती है उसके ऊपर लपेटकर पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं उसमें से जड़ों का प्रस्फुटन होने लगता है। वहां से अलग पॉलीथीन को हटाया, भूमि में गाड़ दिया, जहां आपका गड्ढा तैयार है वहां पे गाड़ दिया, नया पौधा क्या हो गया? तैयार हो गया। किस किस के अंदर? अनार के अंदर। इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, अनार के अंदर, अमरूद के अंदर, लीची के अंदर और नींबू के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट आती है टॉप लेयरिंग या शीर्ष पर पौधे के टॉप वाले भाग पे यही क्रिया यदि रिपीट की जाती है तो टॉप लेयरिंग कहलाती है। किसमें करते हैं? ब्लैकबेरी में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट आता है सर्पाकार दब्बा। सर्पाकार दब्बा का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पौधा है, इसकी इस डाली को बार बार क्या कर रहे हो आप? झुका के बाहर निकाल रहे हो, मतलब सांप की तरह। आ गई बात समझ में? जितनी जगह से जमीन में है वहां से जड़ें निकलेगी, क्योंकि आप नमी बनाए रखोगे मेरे साथियों। जब जड़ें निकलेगी, किसकी बात कर रहे हैं? जब जड़ें निकलेगी मेरे साथियों तो नया पौधा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। काट देंगे और काट देंगे ताकि 2 3 4 5 एक डाली से नए पौधे क्या कर लेंगे? तैयार कर देंगे। किसमें अपनाते हैं? स्ट्रॉबेरी और मोगरा में। किसमें अपनाते हैं? स्ट्रॉबेरी और मोगरा में। कौन सी विधि? सर्पेंटाइन लेयरिंग या सर्पाकार दब्बा। आगे बढ़ो।
ट्रेंच दाब किस किस में अपनाया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेब, नाशपाती और आड़ू एक शाखा, ये पौधा है, इसकी एक डाली को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से झुका के जमीन में एक खाई खोद करके गाड़ दिया जाता है। फिर इसके अंदर जा पर्वसंधियां होती है, वहां से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है मेरे साथियों, और एक नया पौधा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। एक एक नया पौधा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे साथियों, तैयार हो जाता है। इसको कौन सी लेयरिंग कहते हैं, इनको लेयरिंग कहते हैं, कौन सी लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग या ट्रेंच दाब कहते हैं। होता क्या है, इनके जहां पे भी या गांठ होगी, उस गांठ से जड़ें निकलेगी और एक एक नया पौधा बनता जाएगा मेरे साथियों। ये कौन सी हो गई, ट्रेंच दाब हो गया। खाई दाब कहते हैं हिंदी में इसको, ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। इसी के साथ लेयरिंग का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं बडिंग की तरफ। किसकी तरफ, बडिंग की तरफ। बडिंग को कलिकायन कहते हैं हिंदी में, या फिर इसको चश्मा लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चश्मा लगाना भी किसको, बडिंग को कहा जाता है। पहली बडिंग एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, टी बडिंग समझा देता हूं। ये देखो, ये चीज है ना, ये एक अलग तना है, समझ लीजिए एक अलग तना है। यहां से जहां एक गांठ बनी हुई है, आ गई बात समझ में, उस चयनित जो शाखा होती है, यहां से टी शेप में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, टी शेप में इसको काट लिया जाता है। यहाँ पे सेम टी शेप का एक गड्ढा बनाया जाता है, चाल उतारी जाती है, इसको यहां से चिपका दिया जाता है। ये वाला पार्ट है जहां पे गांठ है, क्या है, गांठ है। आ गई बात समझ में, या कलिका है, गांठ को छोड़ो अपन कलिका कह लेते हैं, इसको बर्ड कह लेते हैं। इनके तनों पर बर्ड्स होती है, मतलब शाखाओं पर बर्ड्स होती है। इस बर्ड्स, मान लीजिए इस बर्ड्स को चयनित कर लिया, इसको किस शेप में काट लिया, टी शेप में काट लिया। इसको टी शेप में यहाँ पे कट लगा दिया जाता है, और कट लगाने के बाद में इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है मेरे साथियों, बिठा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। किस शेप में, टी शेप में। किस शेप में, टी शेप में। जब इसको यहाँ पे मेरे साथियों बिठाया जाता है, ठीक है, इसके आसपास, इसके जो चारों तरफ पॉलीथीन से इसको क्या कर देते हैं, टाइट बांध लेते हैं। कलिका वाला भाग जो है अपन खुला रखते हैं। थोड़े दिनों बाद में इस कलिका वाले भाग से क्या निकलती है, डाली निकलती है। क्या निकलती है, डाली निकलती है। आ गई बात समझ में, किस किस में करते हैं, बेर के अंदर, संतरा के अंदर, मौसमी के अंदर। हाइब्रिड गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन टी बडिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है टी बडिंग द्वारा। किसके द्वारा, टी बडिंग द्वारा प्रवर्धन किसका, हाइब्रिड गुलाब का। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ मेरे साथियों, बढ़ते हैं रिंग बडिंग की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, अगला रिंग बडिंग की तरफ। इसमें सेम होता है, रिंग के रूप में चाल को एक चल्ले के रूप में हटाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रिंग बडिंग को। इसको रिंग बडिंग कह दो। आ गई बात समझ में। अंग्रेजी में रिंग बडिंग ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको वलय या चल्ला कलिकायन भी कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे साथियों, आ गई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है। बेर में या तो टी बडिंग आएगा या रिंग बडिंग आएगा, दोनों में से एक। मौसमी में भी यही आएगा। आ गई बात समझ में, क्या आएगा मौसमी के अंदर, या तो रिंग बडिंग आएगा या टी बडिंग द्वारा इसका प्रवर्धन। ये किन्नो है, ये आलू बुखारा है, ये संतरा है, ये सहतूत है, इनका प्रवर्धन। पेच बडिंग की बात करते हैं, एक पेच के रूप में बर्ड को निकाला जाता है, और इसी पेच में यहाँ पे बर्ड है, तने पर सेम इसी पेच को क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है मेरे साथियों। इसको पेच बडिंग कहते हैं। कौन से दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आंवला और बेलपत्र, स्टार मार्क लगा दीजिए। फिर आती है चीप बडिंग, किसमें करते हैं, अंगूर में करते हैं। आ गई बात समझ में, किसमें करते हैं, अंगूर में करते हैं। सुनो कैसे करते हैं मेरे साथियों, चिप बडिंग अंगूर में। ये ऐसे एक चिप के रूप में क्या हटा दिया जाता है, चाल हटा दी जाती है, दूसरे बर्ड वाली चाल को लाके यह चिपका दिया जाता है और बांध दिया जाता है। इसको चिप बडिंग कहते हैं। किसमें करते हैं, अंगूर में। टॉप वर्किंग
जो पुराने पौधे हैं, जो बीजू पौधे जिन्होंने उत्पादन देना बंद कर दिया है, उनके हेडबैक मतलब पूरे सिरे जो होते हैं उनको काट दिया जाता है। काटने के बाद में वहां पे या तो आप अपन क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं, या फिर या तो मतलब कलिकायन करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, दोनों में से एक करके उस पौधे को प्रोडक्टिव बनाया जाता है। इसी को टॉप वर्किंग कहते हैं, जिसको मैंने शुरू में आपको बता दिया था। पुराने एवं बीजू पौधों को सुधारने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आम के अंदर, अमरूद के अंदर, आंवला के अंदर और नींबू वर्गीय फलों के अंदर बडिंग मेरे साथियों यहाँ पे कंप्लीट होती है। बेर का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेर का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, रिंग बडिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, रिंग बडिंग द्वारा। किसके द्वारा, रिंग बडिंग द्वारा। समझ में आ गई मेरी बात? ध्यान से सुन लो, ये एग्जाम्पल क्या करने हैं, अपने को याद करने हैं साथियों, क्या करने हैं, याद करने हैं। आगे बढ़ो। कुछ अन्य विधियां आती है, क्या आती है, अन्य विधियां आती है। अब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बनते हैं। कौन सी विधियां आ गई, अन्य विधियां आ गई मेरे साथियों। कौन सी विधियां आ गई, अन्य विधियां आ गई। सुनो मेरे साथियों, सुनो। पानी पी लेता हूं, फिर सुनाते हैं अन्य विधियों का बहुत ही जल्द। कौन सा चैप्टर, प्रवर्धन वाला चैप्टर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। चलो लिखो, अलैंगिक प्रवर्धन की अन्य विधियां। सुनो, ये ट्यूबर जो होता है ना, बात कर रहे कंद की, कंद द्वारा प्रवर्धन होता है, ट्यूबर द्वारा प्रवर्धन होता है। किसका, आलू का। यह ट्यूबर किसका रूपांतरण है, तने का। किसका, तने का रूपांतरण है। देखो, जब पौधों का तना भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करके, क्योंकि भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, और ध्यान रखना पादपों में जो भोज्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। जंतुओं के अंदर भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तने का रूपांतरण है, जब पौधे का तना क्या करता है, भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके फूल जाता है, उसको ट्यूबर कहते हैं। आलू वही है। किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है, जिसको ट्यूबर कहते हैं। राइजोम तने का रूपांतरण है। हल्दी एवं अदरक इन राइजोम के ऊपर, ठीक है ना। कई बार ये तना जो है वायवीय हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वायवीय हो जाता है, मतलब भूमि के ऊपर आ जाता है और फूलकर बड़ा हो जाता है। उसको कहा जाता है ट्यूबरकल्स। क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल्स। तो एक बार आप ट्यूबरकल्स करके परिभाषा लिख दीजिए कि अपन ट्यूबरकल्स किसको कहेंगे। तो ट्यूबरकल्स करके एक बार आप डेफिनेशन लिख दीजिए और लिखिए, कंद का या ट्यूबर का वायवीय भागों में बनना। कंद का या ट्यूबर का वायवीय भागों मतलब भूमि के अंदर भोजन संग्रहित करके न बन करके कहां बन रहा है, भूमि के बाहर बन रहा है। तो कंद का वायवीय भागों में बनना मेरे साथियों क्या कहलाता है, कहलाता है ट्यूबरकल्स। क्या कहलाता है, ट्यूबरकल्स। राइजोम हल्दी और इसके अदरक के गांठिए देखे ना, उसके ऊपर जो है पर्व वगैरह होते हैं, उसको काट देते, वहीं से एक नया पौधा तैयार हो जाता। तो हल्दी और अदरक का प्रवर्धन राइजोम द्वारा। किसका रूपांतरण है, तने का। किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण। आगे बढ़ो, रनर्स की बात कर रहे हैं या ऊपरी भूस्तरी की बात कर रहे हैं। किसके अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। किसके अंदर, रनर्स किसमें होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर। ठीक है, ये भी क्या हो, किसका रूपांतरण, तने का रूपांतरण। ये विशेष प्रकार के तने होते हैं जो भूमि पर लेटते हुए आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रकार के तने भूमि पर लेटते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां भूमि के संपर्क में आता है वह जड़ों का निर्माण होता है, नया पौधा बन जाता है। इसको रनर्स कहते हैं। किसका, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन। आगे आता है सकर्स। सकर्स में कौन सा आता है, स्वोडी सकर्स। कौन सा आता है, स्वोडी सकर्स। स्वोड सकर्स की जब बात की जाएगी, प्रवर्धन केला परीक्षा में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से एक कई न कई बार पूछते हैं। सकर्स द्वारा प्रवर्धन किसके अंदर, केला के अंदर मेरे साथियों। और केला के अंदर कौन सा सकर्स काम में लेते हैं, स्वोड सकर्स काम में लेते हैं। वजन कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम। कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम। कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम। आ गई बात समझ में,
सकर्ष होते क्या है? ये मान लीजिए तना है, ये इसका जड़ तंत्र है, यहां से विशेष प्रकार के जो तने निकलते हैं ना आसपास से, जड़ तंत्र के समीप से, उनको कहा जाता है सकर्ष। और ऐसा केले में आप अगर आपने केले का वृक्ष देखा है तो देखने को मिलेगा खजूर के अंदर जड़ तंत्र के समीप एक तलवार की आकृति में क्या निकलता है? राइजोम या सकर्ष निकलता है। आगे बात समझ में। और इसी को क्या कहा जाता है? ऑफशूट कहा जाता है। सुनो, सुपरवाइजर में पूछा गया पर प्रश्न कि खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? खजूर का प्रवर्धन ऑफशूट द्वारा किया जाता है। इस ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए मेरे साथियों? 13 किलो। स्लीप द्वारा प्रवर्धन किसके अंदर? अनानास के अंदर। किसके अंदर? अनानास के अंदर। वजन कितना होना चाहिए? वजन होना चाहिए 350 ग्राम। कितना होना चाहिए? 350 ग्राम। आ गई बात समझ में? यह तने के पास से निकलने वाली ऑफशूट एक विशेष प्रकार की पार्श्व शाखा होती है मेरे साथियों, जो किस अवस्था में निकलती है? रोजेट या तलवार जैसी अवस्था में निकलती है, उसी को कहा जाता है ऑफशूट। आगे बढ़ते हैं। स्टोलन या भूस्तारी किसकी बात कर रहे हैं? स्टोलन या भूस्तारी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टोलन या भूस्तारी की किसकी बात कर रहे हैं? स्टोलन या भूस्तारी की बात कर रहे हैं। किसके अंदर? दूब घास एवं पुदीना के अंदर। बल्ब या सल्क कंद की बात करें मेरे साथियों, प्याज एवं लहसुन आपने देखा होगा, उनके अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बल्ब या सल्क कंद द्वारा होता है। कॉर्म की बात करें मतलब घन कंद, ये ग्लैडियोलस का ऐसा एक फुला हुआ भाग होता है मेरे साथियों। आ गई बात समझ में? और यहां से नए पौधे बनते हैं किसके अंदर? ग्लैडियोलस के अंदर। किसके अंदर? ग्लैडियोलस के अंदर। किसके अंदर? ग्लैडियोलस के अंदर। तो पूछ ले कि ग्लैडियोलस के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कॉर्म या घनकंद के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कंदीय जड़ों की। किसके द्वारा? शकरकंद में कंदीय जड़ों द्वारा। आ गई बात समझ में? या बात करें किसकी? इसको ट्यूबरियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरियस रूट कहते हैं। आ गई बात समझ में? बात करते हैं किसकी? बल्ब की, कॉर्म की और ट्यूबरियस रूट की। सारे के सारे किसके रूपांतरण है? जड़ के रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है? किसके रूपांतरण है मेरे साथियों? जड़ के रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है? जड़ के रूपांतरण है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्क कंद या बल्ब की बात करें, प्याज लहसुन की बात करें, किसके रूपांतरण होते हैं? तने के रूपांतरण होते हैं। किसके तने के? तने। शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? जड़ का रूपांतरण होता है। और यहां तक बाकी अपन ने सारे पढ़े हैं 1 से लेकर के 7 तक, सारे के सारे किसका रूपांतरण है? तने का। याद रखना, तने का रूपांतरण है। ट्यूबर की बात करें, राइजोम की बात करें, रनर्स की बात करें, सकर्स की बात करें, स्टोलन की बात करें, बल्ब की बात करें और कॉर्म की बात करें मेरे साथियों, ये सारे के सारे किसके रूपांतरण है? तने के। लेकिन शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? जड़ का। आगे बढ़ो। जड़ का रूपांतरण कौन है? शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर। कई बार प्रश्न पूछ लेते कि निम्न में से जड़ का रूपांतरण है, निम्न में से तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण आलू, हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन। सारे याद कर लेना, लिख दीजिए जल्दी से। जड़ का रूपांतरण शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। तने का रूपांतरण आलू, हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन। लिखो लिखो मेरे साथियों, जल्दी से लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जल्दी से। क्लास लंबी हो रही है लेकिन टॉपिक को एक ही क्लास में खत्म करना है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बात की तरफ। लिख दिया जड़ का रूपांतरण शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। तने का रूपांतरण आलू, हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन। आगे बढ़ो।
15 कुछ नोट है। नींबू व अनार में कलम व घुटी दाब करते समय उस शाखा का चयन करें जो कितने वर्ष पुरानी हो, 1 वर्ष पुरानी हो। कितने वर्ष पुरानी हो? 1 वर्ष पुरानी हो। कितने वर्ष पुरानी हो मेरे साथियों? 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1 वर्ष। या मिनिमम कितनी मोटी हो? 1 सेंटीमीटर। नींबू व अनार में कलम व घुटी दाब करते समय उस शाखा का चयन करें जो कम से कम 1 वर्ष पुरानी या 1 सेंटीमीटर मोटी हो। कटिंग का सर्वाधिक उपयोग किसमें करते हैं? अंगूर, अनार, गुलाब में किया जाता है। चीकू का प्रवर्धन सामान्यतः बीजों द्वारा होता है और इसके अलावा इनार्चिंग द्वारा। अमरूद में ये लाइन लिखा दी, अमरूद में वेज ग्राफ्टिंग आधुनिक व ज्यादा पौधे कम समय में तैयार करने की उपयुक्त विधि है। अंगूर में आजकल कलिकायन किस पे करके? डॉग्रीज मूलवृंत पे करके। कौन सी कलिकायन? चिप कलिकायन या चिप बडिंग करके। कौन सी भूमियों के अंदर? क्षारीय भूमियों के अंदर खेती कर सकते हैं। खजूर में ऑफशूट 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे के तने के पास से निकलते हैं तथा खजूर का वृक्ष अपने आयु काल में 8 से 20 सकर्स पैदा करते हैं। सकर्स का मतलब ही ऑफशूट है। यहाँ पे क्या है? ऑफशूट है। आगे बढ़ो साथियों। दाब कलम में जड़ निकालना किस सिद्धांत पे काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाब कलम में जड़ निकालना इटियोलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? इटियोलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? इटियोलेशन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़े। ये देखो मैंने आपके लिए और शानदार काम कर दिया, हल्का काम कर दिया कि अब पढ़ने का आनंद और आएगा। इधर मैंने फल वृक्ष लिखा है और इधर प्रवर्धन की मुख्य विधि लिखी है, क्योंकि बहुत बार आप कंफ्यूज हो गए हो। आ गई बात समझ में? बहुत बार क्या हो गए हो? कंफ्यूज हो गए हो। क्या हो गए हो? कंफ्यूज हो गए हो। इस कारण से मैंने इसको क्या कर दिया? अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। बात करते फल वृक्ष की। आम प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर मैंने आपको लिखा दिया व्यावसायिक विधि है, पूरे भारत में उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, सबसे प्रचलित है। नेक्स्ट आती है इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, तत्कालीन एवं प्रभावशाली विधि है। इनार्चिंग, जिसका उपयोग दक्षिणी भारत में करते हैं। आगे बढ़ो मेरे साथियों। केला स्वोर्ड सकर्स द्वारा वजन कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। क्लियर। आगे आंवला व बील पत्र का प्रवर्धन पेच बडिंग द्वारा लिखा दिया। बेर का प्रवर्धन रिंग व टी बडिंग द्वारा। अमरूद का स्टूलिंग माउंट या एयर लेयरिंग द्वारा। अंगूर का हार्डवुड कटिंग या चिप बडिंग द्वारा। चीकू का इनार्चिंग द्वारा एवं बीज कर देना, इनार्चिंग के साथ बीज। सेब व नाशपाती के अंदर टंग या जीबी ग्राफ्टिंग। खजूर के अंदर ऑफशूट, जिसका वजन कितना होता है? 13 किलो। बात करें किसकी? अनानास की। किसकी बात करें? अनानास की बात करें। किसकी बात करें? अनानास की बात करें। मेरे साथियों, अनानास को अंग्रेजी में पाइनएप्पल कहते हैं और पाइनएप्पल का प्रवर्धन किसके द्वारा? पाइनएप्पल का प्रवर्धन स्लीप द्वारा, जिसका वजन 350 ग्राम। नींबू की बात करें मेरे साथियों तो बीज व एयर लेयरिंग द्वारा। मौसमी का प्रवर्धन टी बडिंग व बीज द्वारा। संतरा का प्रवर्धन टी बडिंग द्वारा। पपीता, फालसा, कॉफी, जामुन और कागजी नींबू आई गया है बीज द्वारा। गुलाब हाइब्रिड गुलाब है तो उसका प्रवर्धन तो टी बडिंग द्वारा। देसी व चेती गुलाब का प्रवर्धन हार्डवुड कटिंग। चेती गुलाब की खेती राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर के पास की जाती है। कहाँ की जाती है? खमनोर के पास की जाती है। कौन से गुलाब की खेती? चेती गुलाब की खेती। आगे बढ़े। लीची का प्रवर्धन एयर लेयरिंग द्वारा।
स्ट्रॉबेरी का रनर्स द्वारा, अंजीर का हार्डवुड कटिंग द्वारा। महत्वपूर्ण प्रवर्धन की विधियां साथियों यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है, आगे बढ़ते हैं और नई हेडिंग आती है जिसका नाम क्या है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। नई नई खोज हुई, नए नए वैज्ञानिक आए मेरे साथियों। कौन कौन आए, नई नई खोज हुई, नए नए वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों ने क्या किया मेरे साथियों, वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज की और एक कोशिका से ही बहुत सारे पौधे बना लिए। उसी को तो क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। पौधे के किसी कटे हुए छोटे से भाग, पौधे के किसी कटे हुए छोटे से भाग या पौधे के किसी कटे हुए छोटे से भाग या कोशिका या उत्तक से बहुत अधिक मात्रा में एक साथ पौधे तैयार कराना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। और किसी एक कोशिका से या एक उत्तक से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होना, होल प्लांट का बनना, पूरे पौधे का बनना कहलाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी। मेरे साथियों टोटीपोटेंसी को, किसको, टोटीपोटेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण सख्तता। तो एक शब्द काम में लिया जाता है टिश्यू कल्चर में कि पूर्ण सख्तता क्या होती है। तो पौधे के लिखेंगे, पौधे की किसी एक कोशिका का संपूर्ण पौधे में, संपूर्ण पौधे में, पौधे की किसी एक कोशिका का लिखो, पौधे की किसी एक कोशिका का उत्तक संवर्धन तकनीक में, पौधे की किसी एक कोशिका का उत्तक संवर्धन की तकनीक में, किसमें, संपूर्ण पौधे में परिवर्तित होना, संपूर्ण पौधे में परिवर्तित होना मेरे साथियों पूर्ण सख्तता कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण सख्तता कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, पूर्ण सख्तता कहलाता है या टोटीपोटेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण सख्तता कहलाता है या टोटीपोटेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंसी कहलाता है। आगे बढ़ो, करते क्या है मेरे साथियों, कोई सी भी कोशिका लेते हैं और होता है कृत्रिम माध्यम। क्या होता है, कृत्रिम माध्यम। और कृत्रिम माध्यम के अंदर उस कोशिका या पौधे के किसी भाग को क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। पौधे का वह भाग जो कृत्रिम माध्यम में लगाया जाता है एक्स प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो एक्स प्लांट की परिभाषा, पौधे का वह भाग जिसको कृत्रिम माध्यम में रोपित किया जाता है, जो संपूर्ण पौधे का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स प्लांट। सुनो, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वायरस फ्री प्लांट। कौन से प्लांट, वायरस फ्री प्लांट या वायरस रहित पौधे। कौन से पौधे, वायरस रहित पौधे किससे तैयार किए जाते हैं, टिश्यू कल्चर से। किसके द्वारा, टिश्यू कल्चर से, उत्तक संवर्धन से। उत्तक संवर्धन में बहुत सारे कल्चर होते हैं, रूट कल्चर होते हैं, लीफ कल्चर होता है, लीफ एम्ब्रियो कल्चर होता है। लेकिन उत्तक संवर्धन की वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा वायरस फ्री प्लांट तैयार किए जाते हैं, तो वो है मेरे साथियों मेरी स्टेम टिप कल्चर। कौन सा, मेरी स्टेम टिप कल्चर मेरे साथियों। कौन सा है, मेरी स्टेम टिप कल्चर। कौन सा कल्चर, मेरी स्टेम टिप कल्चर मेरे साथियों। जब बात की जाएगी मेरी स्टेम टिप कल्चर की, किसकी बात की जाएगी, मेरी स्टेम टिप कल्चर की, तो इसको कहा जाता है विभज्योतक संवर्धन। क्या कहा जाता है, विभज्योतक संवर्धन, जिसके द्वारा कौन से पौधे तैयार किए जाते हैं, वायरस फ्री पौधे तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं, वायरस फ्री पौधे तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं, वायरस फ्री पौधे तैयार किए जाते हैं साथियों। तो 3-4 उत्तक संवर्धन में से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो उत्तक संवर्धन की परिभाषा क्या होती है, उत्तक संवर्धन की परिभाषा यह होती है
उत्तक संवर्धन की परिभाषा मेरे साथियों ये होती है कि उत्तक संवर्धन के अंदर किसी एक कोशिका का संपूर्ण पौधे में, बात करें पौधे की किसी एक कोशिका से बहुत सारे पौधे या पौधे के किसी एक उत्तक से या पौधे के किसी एक छोटे से भाग से बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार करना क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। उत्तक संवर्धन के अंदर यदि अपन बात करें तो एक्सप्लांट क्या होता है? पौधे का वह भाग जिसको कृत्रिम माध्यम में रोपित किया जाता है एक्सप्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? टोटीपोटेंसी क्या होता है? क्या बताया? टोटीपोटेंसी क्या होता है या पूर्ण सख्तता क्या होता है? पहला तो मैंने आपको क्या बताया? एक्सप्लांट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? टोटीपोटेंसी। क्या बताया मेरे साथियों? टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता। किसी एक कोशिका का संपूर्ण पौधे में डेवलपमेंट क्या कहलाता है मेरे साथियों? पूर्ण सख्तता कहलाता है। एक्सप्लांट पौधे का वह भाग जिसको कृत्रिम माध्यम में रोपित किया जाता है आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, एक्सप्लांट कहलाता है। होता क्या है? एक मीडिया होता है, पौधे को जो भी भोज्य पदार्थ चाहिए होते हैं, सुक्रोज वगैरह सारे के सारे उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। पौधे की एक कोशिका ली जाती है, उसमें डाल दी जाती है और वहां पे लेबोरेटरी में ग्रोथ कराई जाती है। वही होता है उत्तक संवर्धन। और विभाजन के जरिए बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और बहुत सारी प्रत्येक कोशिका से जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। इसी को उत्तक संवर्धन कहते हैं। आ गई बात समझ में? जो आर्टिफिशियल मीडिया अपन काम में लेते हैं, उस मीडिया के अंदर जो पादप का जो भाग रोपित किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। पौधे का जो भी भाग, प्रश्न आपसे पूछ ले कि वायरस रहित पौधे कौन से, वायरस रहित पौधे कौन सी विधि से तैयार किए जाते हैं मेरे साथियों? तो उत्तक संवर्धन से तैयार किए जाते हैं। किससे? उत्तक संवर्धन में भी कौन सा कल्चर? मेरिस्टेम टिप कल्चर। कौन सा कल्चर? मेरिस्टेम टिप कल्चर, मतलब शीर्ष विभज्योतक कल्चर। आ गई बात समझ में? या विभज्योतक उत्तक संवर्धन, विभज्योतक संवर्धन पौधे का शीर्ष वाला या रूट का सबसे नीचे वाला भाग जिसमें विभाजन की क्षमता सर्वाधिक होती है वो भाग काम में लिया जाता है वायरस रहित पौधों को साथियों तैयार करने के लिए। आ गई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछ ले कि वायरस रहित पौधे तैयार करने के लिए मीडिया में एक्सप्लांट के रूप में पौधे का कौन सा भाग काम में लेते हैं, तो साथियों लेते हैं कौन सा? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कौन सा भाग? विभज्योतक भाग। कौन सा भाग? विभज्योतक भाग। ठीक है, तो दो लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लिख दो। एक तो लिखो वायरस रहित पौधे तैयार, वायरस रहित पौधे तैयार इसी विधि द्वारा। और इस विधि में भी विधि पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा? मेरिस्टेम टिप कल्चर। क्या हो जाएगा? मेरिस्टेम टिप कल्चर, या फिर इसको क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन, शीर्ष विभज्योतक। ठीक है ना? विभज्योतक संवर्धन क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन मेरे साथियों। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात करें तो वायरस रहित पौधे, एक्सप्लांट क्या होता है? पौधे का वह भाग जिसको कृत्रिम माध्यम में रोपित करते हैं। भाग, पौधे का वह भाग लिखो, पौधे का वह भाग जिसे कृत्रिम माध्यम में रोपित किया जाता है। नेक्स्ट लिखना टोटीपोटेंसी, लिख दीजिए जल्दी से। टोटीपोटेंसी या हिंदी में इसको पूर्ण सख्तता कहते हैं, लिख दीजिए। पूर्ण सख्तता के अंदर लिखिए किसी एक कोशिका का संपूर्ण पौधे में परिवर्तित होना, किसी एक कोशिका से संपूर्ण पौधे का बनना टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहलाता है। पूर्ण सख्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण सख्तता कहलाता है मेरे साथियों। और पूर्ण सख्तता कंप्लीट हो गई, टोटीपोटेंसी कंप्लीट हो गई। किस किस के अंदर वर्तमान में इसको उपयोग में लिया जा रहा है? केला के अंदर, खजूर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर और पपीता के अंदर जनरली कौन सी विधि का उपयोग किया जा रहा है? टिश्यू कल्चर का। किसका? टिश्यू कल्चर का। तो पूछ ले कि वर्तमान में प्रवर्धन के लिए केला के अंदर, खजूर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर और पपीता के अंदर कौन सी विधि अपनाई जा रही है मेरे साथियों? तो अपनाई जा रही है उत्तक संवर्धन। इसी के साथ आज का एपिसोड थोड़ा लंबा था मेरे साथियों, लेकिन खत्म होता है।
प्रवर्धन का कोई सा भी क्वेश्चन अब इस चैप्टर से बाहर नहीं, एक क्वेश्चन आपका पक्का राइट होना ही होना चाहिए मेरे साथियों। धन्यवाद, बने रहे इसके लिए, शुक्रिया आपका।